Hey everyone, welcome back to our video. In this video, we are discussing about natural resources. आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के टॉपिक्स को देखते हैं, तो जिसमें हमारा पहला टॉपिक आता है व्हाट आर दीज रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है द ब्रीथ ऑफ लाइफ एयर। इसी में हमारे कुछ सब टॉपिक्स आते हैं जिनमें द रोल ऑफ द atmosphere in climate control, and next the movement of air winds, next topic rain, उसके बाद हमारा एयर पोल्यूशन, और उसके बाद हमारा एक अगला टॉपिक आता है वाटर लिक्विड। इसमें हमारा एक सब टॉपिक है वाटर पोल्यूशन। उसके बाद हमारा एक न्यू टॉपिक है मिनरल्स रिचेस इन द सॉइल। उसके बाद हमें बायोकेमिकल साइकिल्स जियोकेमिकल साइकिल्स को पढ़ना है, जिसमें हम वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, और कार्बन साइकिल में हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखना है। उसके बाद हमारा एक और साइकिल है ऑक्सीजन साइकिल। देन हमें ओजोन लेयर को देखना है। लाइफ ऑन अर्थ इज डिपेंडेंट ऑन मैनी फैक्टर्स एंड एम्बिडेंट टेम्परेचर, वाटर, फूड, सनलाइट। जो पृथ्वी पे जो हमारा जीवन है वो हमारे कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। हमारा जो यहाँ रहने के लिए जो हमारा परिवेशीय तापमान होता है, उस पर जल, भोजन और सूर्य का प्रकाश, इन चारों चीज़ों पर हमारा जीवन डिपेंड करता है। अगर ये चारों चीज़ धरती पे ना हो तो इस अर्थ पे हमारा जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद हमारा एक पहला टॉपिक आता है व्हाट आर दिस रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। लैंड, वाटर एंड एयर। द आउटर क्रस्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। वाटर कवर्स 75% ऑफ द अर्थ सरफेस। एटमॉस्फेयर, द एयर दैट कवर्स द होल ऑफ द अर्थ लाइक ए ब्लैंकेट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। Earth's atmosphere has 5 major layers, वाला एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। पृथ्वी पे वह कौन सी रिसोर्सेज है जिनकी वजह से यहाँ लाइफ एग्जिस्ट करता है, तो वह हमारे लैंड, वाटर और एयर है। द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। पृथ्वी का जो सबसे बाहरी परत होता है उसे ही हम स्थलमंडल के नाम से जानते हैं। वाटर कवर्स 75% ऑफ द अर्थ। जो हमारी पृथ्वी है उसका 75% हमारे सिर्फ जल है। तो हमारा एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर हमारे धरती के चारों ओर एक लेयर बना हुआ है, वायु का एक लेयर बना हुआ है, जिसे हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। इस एटमॉस्फेयर में हमारे कई सारे गैसेस और कई वायु एक मिक्सचर है, हम जानते हैं। तो इस मिक्सचर में हमारे कई सारे गैसेस, धूल कण और कई सारी जलवाष्प, यही सारे चीज़ें हमारे मिलकर एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन करती है। सबसे पहले हमारा एटमॉस्फेयर में जो लेयर आता है वो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, जो हमारा क्षोभमंडल होता है। तो ये जो हमारा लेयर है वो हमारे अर्थ के सरफेस से लेकर ऊपर की ओर जाते हैं। उसके बाद इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है, जिसमें हमारा समताप मंडल, हम इसे हिंदी में बोलते हैं। इस लेयर में होता क्या है कि जो हमारा टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल ही सेम होता है। इस लेयर में हमारा जो टेम्परेचर होगा वो कभी ना घटता है ना बढ़ता है। जो हमारा टेम्परेचर रहता है वो कांस्टेंट हो जाता है। और इसका जो रेंज है वो हमारा 4 to 12 मील्स, धरती के अबव से 4 to 12 मील्स है, माइल्स। एंड मेसोस्फेयर में होता क्या है? मेसोस्फेयर जो हमारा मध्य मंडल है, इसका जो रेंज है वो हमारे धरती के ऊपर अगर देखा जाए स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर 31 to 53 माइल्स है। और इसके बाद हमारा आता है थर्मोस्फेयर, आयन मंडल, और एक्सोस्फेयर, बहिर्मंडल। जो हमारा धरती के आउटर लेयर है उसे हम बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। लिविंग थिंग एग्जिस्ट इन 3 जोन्स। फर्स्ट एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमारा एयर वाला जो एयर जो मिक्सचर रहता है उसमें हमारा जो लाइफ एग्जिस्ट करती है वो हमारा एटमॉस्फेयर कहलाता है। और जो हाइड्रोस्फेयर होता है, हाइड्रा मीन वाटर, और जो वाटर में हमारा जो लाइफ एग्जिस्ट करता है उसे हाइड्रोस्फेयर। और बायोस्फेयर, बायो में जो सोइल होता है, तो हमें सोइल, मिट्टी में जो हमारा जो लाइफ एग्जिस्ट करता है उसे हम बायोस्फेयर को बोलते हैं। ये बायोटिक कंपोनेंट्स, अजैव अवयव, एयर, वाटर, सोइल एंड अदर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अजैव अवयव में होता है कि जिनमें जो हमारे वैसे कंपोनेंट्स जिनमें हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं है वो उन्हें हम बायोटिक कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं, जैसे एयर, वाटर, सोइल एंड अदर लिविंग कंपोनेंट्स। एयर में हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं आता है और ना ही ये ऑर्गेनिज्म है।
ऐसे ही नॉन लिविंग थिंग्स को हम एबाइटिंग कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है द ब्रेथ ऑफ लाइफ, एयर। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन एंड वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स। जो हमारा वायु होता है वह हमारे कई सारे गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, कार्बन डाइऑक्साइड और कई जलवाष्प और धूल कणों का एक मिश्रण है। 95 to 97% कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस एंड मार्स। जो हमारे शुक्र और मंगल ग्रह है उसके वायुमंडल में 95 से लेकर 97% हमारा सिर्फ CO2 गैस है। CO2 इज प्रोड्यूस इन कम्बशन। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हमारा किसी भी चीज़ को जलाने से प्रोड्यूस होता है। और एटमॉस्फेयर इज अ रेयर फ्रैक्शन ऑफ 8% because CO2 is fixed in two ways. Green plants convert carbon dioxide into glucose in the presence of sunlight, and many marine animals use carbonates dissolved in seawater to make their cells. CO2 गैस का यूज़ एटमॉस्फेयर में हमारा दो तरीक़ों से होता है। जैसे हमारे ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो CO2 गैस का यूज़ अपना ग्लूकोज बनाने में यूज़ करते हैं। सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स हमारे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं और अपने ग्रोथ को आगे बढ़ाते हैं। एंड मैनी मेरीन एनिमल्स जैसे जो हमारे समुद्र में रहने वाले जो जंतु होते हैं वह कार्बोनेट के रूप में जो हमारा CO2 गैस होता है उसे ग्रहण करते हैं और अपना जो सेल्स उनका जो बाहरी परत होता है उसका फॉर्मेशन करते हैं। द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। जो हमारा वायुमंडल है उसका मौसम परिवर्तन में हमारा क्या भूमिका है इस टॉपिक में हम ये देखेंगे। द एटमॉस्फेयर कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली स्टेडी ड्यूरिंग द डे एंड इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द होल ईयर। Atmosphere cools the earth because air is a bad conductor of heat. When no atmosphere on earth, the temperature ranges from -190 degree Celsius to 110 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा एटमॉस्फेयर जो वायुमंडल है वह हमारे पृथ्वी को ठंडा रखने में भूमिका निभाता है। कि जो हमारा एयर होता है वह हीट का बैड कंडक्टर होता है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ पे टेम्परेचर ना ज़्यादा बढ़ता है और ज़्यादा कम होता है और ना ही ज़्यादा बढ़ता है। और इसका रीजन्स अगर अर्थ पे ना हो तो हमारे अर्थ का भी टेम्परेचर -190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर जा सकता है। द मूवमेंट ऑफ एयर कॉल्स वाइंड्स। जो हमारा वायु की जो गति होती है उसे हम पवन के नाम से कहते हैं। एयर राइजेस ए रीजन ऑफ लो प्रेशर इज क्रिएटेड एंड हाई एयर ओवर द सी मूव्स इनटू द एरिया ऑफ लो प्रेशर। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द वन रीजन टू द अदर क्रिएट्स वाइंड्स। डायरेक्शन ऑफ वाइंड इन ए डे फ्रॉम द सी टू द लैंड, डायरेक्शन ऑफ वाइंड इन नाइट बोथ फ्रॉम लैंड टू सी एंड सी टू लैंड। जब हमारा हवा एक जगह से दूसरे एरिया में जाता है तो हमारा पवन का वैज्ञानिक ये वाइंड का फॉर्मेशन करता है और हमारा जो वायु होता है उसका डायरेक्शन हमारा लैंड से सी टू लैंड की ओर होता है और ये इसका डायरेक्शन ये दिन में समुद्र से भूमि की ओर होता है और रात में इसका डायरेक्शन सी टू लैंड और लैंड टू सी दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। रेन, वर्षा। व्हेन वाटर बॉडीज आर हीटेड ड्यूरिंग द डे, a large amount of water evaporates and goes into the air. Some amount of water vapor also get into the atmosphere because of various biological activities. The hot air rises up carrying the water vapor with it. Air rises, it expands and cools. This cooling causes the water vapor in the air to condense in the form of tiny droplets. When the temperature of air is low enough, may occur in the form of snow, sleet or hail. तो हमारी जो वर्षा होती है वो हमारे किस प्रोसेस के थ्रू होती है इसे हम समझते हैं। तो गर्मी के दिनों में या जब अत्यधिक गर्मी होते है तो उस टाइम जितने भी हमारे वाटर सोर्सेस होते हैं उनमें से जो हमारा वेपर वो वाटर जो होता है वो हमारा इवापोरेट होके वेपर के फॉर्म में वायु में एक जगह एकत्रित हो जाता है और क्लाउड्स यानी कि बादलों का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद
ये बादल हमारे ठंडे मूव करते करते ठंडे क्षेत्रों में जाते हैं और ज़्यादा जब ठंडे क्षेत्रों में जाते हैं तो उनके बाद ये बादल हमारे भारी हो जाते हैं और ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स यानी कि पानी के बूंदों के रूप में अपने बूंदे को छोड़ देते हैं। वही हमारे रेन वाटर कहलाता है। और जब हमारा टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है तो उसके वजह से जो हमारे पानी की बूंदें होती है वह जम जाती है और वही हमारी बर्फ़ और ओलों के रूप में धरती पर गिरती है। उसके बाद हमारा आता है एयर पोल्यूशन। द फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम कंटेन small amounts of nitrogen and sulfur. When these fuels are burned, nitrogen and sulfur are burnt, and this produces different oxides of nitrogen and sulfur. These gases are dangerous to inhalation, and they also dissolve in rain to give rise to acid rain. जो हमारे वायु प्रदूषण का मुख्य रीज़न ये है कि जब हम कोई भी जीवाश्म ईंधन को अगर जलाते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम मटेरियल्स हो गए जैसे पेट्रोल, डीजल, इन सभी को जब हम जलाते हैं तो इनमें हमारे नाइट्रोजन और सल्फ़र गैसेस होते हैं और इन्हें जलाने से हमारे नाइट्रोजन और सल्फ़र गैसेस भी जलती हैं और कई सारे ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करती हैं। ये ऑक्साइड्स और जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड जो हमारी गैसेस होती है वह हमारे बॉडी और जो हमारे फेफड़े होते हैं उनके लिए डेंजरस होती है। तो हम जब भी सांस लेते हैं तो ये गैसें हमारे अंदर जाती हैं और हमारे जो इनर जो रिस्पायरेशन सिस्टम होता है उसे अफेक्ट करती हैं। और यही गैसेस जो हमारे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है जब रेन के साथ मिल जाती हैं तो यही हमारे एसिड रेन का रीज़न बनती है। The combustion of fossil fuels also increases the amount of suspended particles. These unburnt particles are called hydrocarbons. In cold days or weather when the water also contains out of air, visibility to be lowered. This is also known as smog and is a visible indication of air pollution. जब भी हम फॉसिल फ्यूल्स का जलाते हैं तो उसकी वजह से हमारे जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होती हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है और कुछ नहीं चलने वाले पदार्थ जैसे कुछ कण होते हैं उन कण को हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। और ठंडे के दिनों में जब हमारा मौसम बहुत ही ठंडा हो जाता है तो ये सभी जो हमारा पानी होता है वह एक जगह एकत्रित हो जाती है और हवा में कहीं भी जमा हो जाती है और इन्हीं कंडेंस वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से हमें देखने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है। और तो इन्हीं जो हमें विजिबिलिटी में दिखाई नहीं देती है और हाइड्रोकार्बन्स की वजह से होती है तो इन्हीं को हम स्मोक के नाम से जानते हैं और यही हमारे एयर पोल्यूशन का एक मेन रीज़न भी है। डिजीज़ ड्यू टू एयर पोल्यूशन, जो हमारे वायु प्रदूषण के कारण होने वाली जो बीमारियाँ होती हैं उनमें से एलर्जी है और कैंसर और हृदय रोग जो होते हैं, कई सारे हृदय रोग भी हमारे एयर पोल्यूशन की वजह से ही होती है। बाद हमारे और नेचुरल रिसोर्स आता है वाटर वंडर लिक्विड। वाटर इज़ वन ऑफ द मेजर रिसोर्सेज विच डिटरमाइन लाइफ ऑन अ लैंड। वाटर ऑक्यूपाइज ए वेरी लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड is also found underground. Some amount of water exists in the vapor form in the atmosphere. Most of the water on Earth's surface is found in seas and ocean and is saline. Fresh water is found frozen in the ice caps at the two poles and on snow-covered mountains. जल जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है वो हमारी धरती पे 1/4 भाग एग्जिस्ट करता है। हमारी धरती पे वाटर का जो रेशियो है वो हमारा 3 है और जो लैंड का जो रेशियो 1 है। जल हमारे कई सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जैसे ये एटमॉस्फेयर में वेपर के रूप में एग्जिस्ट करता है और जो हमारा लैंड है उसमें लैंड वाटर के जैसे एग्जिस्ट करता है और ये कई सारे जैसे जमे हुए आइस कैप्स के रूप में भी एग्जिस्ट करता है। जैसे हिमालय में जो हमारा आइस कैप्स है वो हमारा इसी की एग्जांपल है और कई सारे जो हमारे पर्वत है वो हमारा स्नो से कवर्ड है। ये सभी के रूपों में जो हमारा वाटर है वो एग्जिस्ट करता है और इसका मेजरली इसका जो जल का जो मेजर
हमारा एग्ज़ाम्पल वो हमारा ओशियन है। सबसे ज़्यादा हमारा वाटर ओशियन में एग्जिस्ट करता है। वाटर पोल्यूशन, वाटर dissolves the fertilizers and pesticides that we can use on our farms. Sewage from our towns and cities and the waste from factories are also dumped into rivers or lakes. Specific industries also use water for cooling in various operations and later return this hot water to water bodies. वाटर पोल्यूशन का जो हमारा मेन रीज़न है वो हम जब खेतों में अपने खाद के रूप में, उर्वरक के रूप में इन फर्टिलाइज़र्स और केमिकल्स का यूज़ करते हैं, तो उनकी वजह से हमारे जो वाटर है वो हमारे प्रदूषित हो जाता है। और जो हमारे फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो वेस्ट होता है उन्हें नदियों में बहाया जाता है, जिसकी वजह से जब नदियों का जो पानी होता है वो भी हमारा प्रदूषित हो जाता है। और कई सारे इंडस्ट्रीज़ में वाटर का यूज़ किया जाता है और इसे कई सारे जैसे मशीन्स होते हैं उन सभी में इसे प्योरीफाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और जो हमारा हॉट वाटर होता है उसे फिर से जो हमारे रिवर्स होते हैं उनमें फ्लो कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारा वाटर प्रदूषित हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मिनरल्स रिचेस इन द सॉइल। Soil is an important resource that decides the diversity of life in an area. The outermost layer of our earth is called the crust, and the minerals found in this layer supply a variety of nutrients to life forms. Soil is a mixture of different types of rocks. It is the end product of breaking down of rocks into particles. Breaking down process takes a period of times, thousands and millions of years. It is due to various kinds of physical, chemical and some biological process. अर्थ का जो सबसे बाहरी लेयर है उसे हम क्रस्ट के नाम से जाते हैं और इसी क्रस्ट में हमें कई सारे खनिज लवण और कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो मिट्टी हमारी क्या है? मिट्टी एक मिश्रण है जो हमारे कई सारे चट्टानों के टूटने से मिलकर बना होता है। ये कई सारे चट्टानों के टूटने के फलस्वरूप इसका फॉर्मेशन होता है और ये प्रोसेस हमारे कई सालों के लंबे पीरियड के बाद होता है। तो चट्टानों का जो टूटना होता है वो हमारे कई सारे भौतिक, रासायनिक और कई बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू होते हैं। प्रोसेस एंड फैक्टर्स ऑफ मेक सॉइल, जो हमारा भूमि बनाने के लिए जो हमारा प्रोसेस होता है उनमें हमारा जो सूरज का क्या भूमिका उसे हम देखते हैं। सन हीट्स अप रॉक्स ड्यूरिंग द डे सो दैट दे एक्सपैंड एट नाइट। दिस rocks cool down and contract. Since all parts of the rock do not expand and contract at the same rate, result in formation the huge rocks cracks into smaller pieces. गर्मी के दिनों में जो हमारा सन है वो हमारे चट्टानों में अपनी सनलाइट को देता है, जिसकी वजह से वो हमारी चट्टानें वो गर्म हो जाती है और गर्म होने के कारण वह फैलना स्टार्ट करती है। और रात के टाइम पे यही चट्टानें हमारे ठंडे टेम्परेचर कम होने की वजह से एक जगह फिर से वही सिकुड़ने लगती है और यही प्रोसेस हमारा चलता रहता है। इसकी वजह से जो हमारी चट्टानें होती है वो कमज़ोर हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप ये टूटने लगती है। तो अब हम वाटर देखते हैं कि वाटर की वजह से किस प्रकार हमारे लैंड का फॉर्मेशन होता है। फास्ट फ्लोइंग वाटर ऑफ्टन कैरीज बिग एंड स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक डाउन स्ट्रीम। These rocks rub against other rocks and the resultant abrasion causes the rocks to wear down into smaller and smaller particles. जो हमारा पानी होता है जो हमारी नदियों की वजह से मिट्टी का बहुत सारा कटाव होता है और कई सारी चट्टानें हमारे नदियों के थ्रू लुढ़कती हमारे नीचे होती है, जिनकी वजह से वही चट्टानें हमें टूटती है और छोटे छोटे पार्टिकल्स में इनका फॉर्मेशन होता है। तो इसके थ्रू भी हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हमारा आता है वाइंड। यह हवा की वजह से किस तरह होती है? तो जो हमारे तेज़ गति से आने वाली हवाएं होती है वह कई सारे चट्टानों यानी छोटे छोटे चट्टानों को थोड़े अपने साथ ले जाती है, बहा कर ले जाती है, जिसकी वजह से भी हमारा भूमि का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में हमारा आता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कई सारे कुछ पौधे होते हैं वह हमारी चट्टानों में उगते हैं और उनकी जड़ें होती है, तो वो जड़ें हमारी चट्टानों को कमज़ोर करती है और उनके फलस्वरूप वो चट्टानें टूटने लगती है और उसकी वजह से भी हमारे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ह्यूमस
If soil also contains bits of decayed living organisms, which is called humus. Humus is a major factor in deciding the soil structure because it causes the soil to become more porous and allows water and air to penetrate deep underground. ह्यूमस पृथ्वी यानी कि भूमि का वह वैसी भूमि जिसमें हमारे कई सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स के अवशेष पाए जाते हैं और जिसमें जो हमारा ह्यूमस होता है उसमें हमारा वाटर और एयर को अंडरग्राउंड यानी कि जमा करके रखने की क्षमता ज़्यादा होती है। सोइल, द सोइल विच कंटेन्स ह्यूमस कॉल्ड टॉप सोइल। वैसी भूमि जो हमारे जिसमें ह्यूमस पाया जाता है उसे हम टॉप सोइल यानी उच्च भूमि के नाम से जानते हैं।